नमस्कार दोस्तों, कल केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर तो आपने गौर जरूर किया होगा। वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र और एक चुनाव। एक ही साथ सभी राज्य की विधानसभाओं के, लोकसभा के सभी चुनाव एक साथ देश में कराने की एक व्यवस्था के लिए कल केंद्रीय कैबिनेट ने रामनाथ कोविंद, जो पूर्व राष्ट्रपति है, उनकी अध्यक्षता में गठित एक समिति की रिपोर्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। आप जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। वो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप है, जहाँ जो सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, जहाँ सबसे ज़्यादा वोटर हैं, सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया है। तो ऐसा प्रजातंत्र है जो देश के ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक पूरा चुनाव दर्शन है। कल एक नई क्रांति की तरफ ये सूत्रपात हुआ है कि केंद्रीय कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव के जो प्रस्ताव को मंजूरी दी है, अब उसको विधेयक के रूप में लाकर दोबारा कैबिनेट में लाया जाएगा और फिर उसको पार्लियामेंट में दोनों सदनों से पास कराया जाएगा। और दोनों सदनों से पास होना है। कुछ जो कमेटी ने संशोधन किए हैं, संशोधन के प्रस्ताव दिए हैं, तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे अमेंडमेंट हैं जो संविधान में अलग अलग आर्टिकल्स में होने हैं। तब ये वन नेशन वन इलेक्शन है, तभी जाकर के लागू होगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन तो बाद में लागू होगा। पहले सबसे बड़ी लड़ाई दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में, संविधान के संशोधन की होगी। खैर, जब बदलाव आते हैं तो चुनौतियां भी साथ साथ आती हैं, और अगर चुनौती नहीं है तो बदलाव बहुत बेहतर नहीं होते। कुल मिलाकर कल केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद 1952 और 57 के चुनावों की याद ताज़ा हो गई है। आप पता नहीं कितने लोग जानते होंगे, लेकिन 1952 और 1957 के चुनाव इसी पैटर्न पर हुए थे, वन नेशन वन इलेक्शन। तभी ताज़ा हमारा देश आज़ाद भी हुआ था, और आज़ाद होने के बाद कहीं कोई त्रिशंकु विधानसभा या लोकसभा का प्रश्न ही नहीं उठता था। पूरे बहुमत के साथ जितनी भी सरकारें थी, कांग्रेस की जहाँ थी या अन्य दलों की थी, वो पूर्ण बहुमत के साथ थी। ज़्यादातर कांग्रेस की सरकारें थी, देश में भी और राज्यों में भी। तो 1952 का चुनाव जो 1951 में शुरू होकर 52 में ख़त्म हुआ, तो पूरे 5 साल के लिए सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी हुए और देश का चुनाव भी हुआ। फिर 1957 में फिर से वही हुआ, एक ही साथ लोकसभा के चुनाव भी और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी। फिर वो 5 साल तक चली, लेकिन जैसे ही 60 के दशक में, यानी 57 और उसके का जो बाद का जो चुनाव था, तो उसके बाद चीज़ें देश की बदलने लगी। राजनीतिक तिकड़मबाजी, अल्पमत की सरकारें, त्रिशंकु विधानसभा या लोकसभाएं, और उसके बाद ऐसी चीज़ें सब शुरू हो गई है। एक पावर गेम पूरे देश में शुरू हो गया, जो राजनीतिक तौर पर देश के लिए एक पिछले तकरीबन 2 दशक में बहुत घातक साबित हुआ। कुल मिलाकर जिस वन नेशन वन इलेक्शन की बात अभी हो रही है, वो 1952 और 1957 में उसी पैटर्न पर बिल्कुल उसी तरीके से चुनाव हुए हैं। वो प्रोविज़न बिल्कुल पूरी तरह से लोकतांत्रिक थे। अब अगर सरकार इसको कराने जाएगी तो ये कुछ अलग तरह के वैल्यूज़ है, अलग तरह के सिद्धांत हैं। इसमें संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। कुछ चुनौतियाँ ज़रूर होंगी, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब बदलाव आते हैं तो चुनौतियाँ भी साथ साथ आती हैं। तो बदलाव कुछ तरह के होंगे। कुछ प्रश्न लोगों के मन में है, मेरे जहन में खुद भी है पत्रकार होने के नाते, कि वन नेशन वन इलेक्शन का सिद्धांत तो ठीक है, खर्च भी कम होगा, एक ही बार आचार संहिता लागू होगी, विकास के कामों में अवरोधक पैदा नहीं होंगे, बाधा पैदा ही नहीं होंगी, और खर्च भी कम होगा। तो उसके लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो परिस्थितिजन्य होती हैं। परिस्थितिजन्य उत्पन्न राजनीतिक चीज़ों का समाधान कहाँ कैसे होगा और कौन खोजेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लिया जाए वन नेशन वन इलेक्शन का सिद्धांत या कानून हमारे देश में लागू हो गया, और पहली बार एक चुनाव होता है जिसमें लोकसभा के और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में केंद्र में किसी को बहुमत नहीं मिलता। तो बहुमत नहीं मिलता अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जैसा अभी आप देश के सिनेरियो को समझने की कोशिश कीजिए। अभी भारतीय जनता पार्टी की अकेले 244 सीटें हैं। 244 सीटों पर बहुमत नहीं मिलता। 272 सीट पर एक सामान्य बहुमत देश में सरकार बनाने के लिए मिलता है। अभी चूंकि अपने घटक दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। अब अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए, जो सहयोगी दल हैं, चाहे उसमें चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे दूसरी पार्टी, छोटी छोटी दूसरी पार्टीज हों, तो अगर वो अपना समर्थन अभी वापस ले लें और परिस्थिति ऐसी पैदा हो जाए कि वो कांग्रेस को भी समर्थन ना दें, तो ऐसी स्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन के का जो एक प्रोविज़न या एक कानून लागू होगा, उसमें किस तरह के रिफॉर्म्स की बात कही गई होगी, या उसमें किस तरह के रिफॉर्म्स आगे चलकर होने की संभावना रहेगी। अभी कुछ दिन पहले ही जैसे चुनाव हुए और अभी सपोर्ट विड्रॉ कर लिया
नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू ने, क्योंकि ये दो बड़े घटक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय केंद्र में सत्तासीन हैं। उसके बाद जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या विकल्प समिति ने दिए हैं, ये एक देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। अगर मान लिया जाए इस समय सपोर्ट विड्रॉ हो जाए और अभी वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला या कानून हमारे देश में लागू है, ये आप मान लीजिए, और अभी भाजपा से सपोर्ट वापस ले लिया जाए और सरकार गिर जाए और कांग्रेस भी सरकार बनाने से इनकार कर दे, तो फिर ऐसी स्थिति में जो मिड टर्म पोल होते हैं क्या वो कराए जाएंगे, या अगले जो 5 साल पूरा होने में, लोकसभा की अवधि पूरे होने में 5 साल में जितने भी वर्ष बचे हैं उनका क्या होगा, कैसे उनको आप करेंगे। या तो एक प्रोविज़न ये भी रखा गया होगा कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा। यदि मिड टर्म पोल भी हो जाते हैं और दोबारा सरकार बनती है तो अगले 5वां साल, यानी जो पहला चुनाव हुआ होगा, यानी इसको आप ऐसे समझिए 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, 1 साल बाद 2025 में सरकार गिर गई, मिड टर्म पोल हो जाते हैं, सरकार बनने की स्थिति नहीं रहती, कोई एक विकल्प नहीं बचता जिससे सरकार केंद्र में बनाकर देश का संचालन किया जाए, सत्ता का संचालन किया जाए। तो उसके बाद मिड टर्म पोल होता है, तो अगली सरकार, चूँकि 1 साल बीत गया है 2024 से 2025 तक, तो बाकी जो 4 साल बचे हैं, तो मिड टर्म पोल जो है उसमें जो सरकार बनेगी वो बाकी 4 सालों के लिए होगी, उसका कार्यकाल 5 साल का नहीं होगा। क्या ऐसा कोई प्रोविज़न किया गया है, या लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाने की भी कोई सिचुएशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जो है उसका उल्लेख किया है? किस तरह से इन सब चीज़ों पर आएगा। इसी तरह की स्थिति राज्यों की होगी। राज्यों में कोई सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद आपने उत्तर प्रदेश को देखा होगा कितनी बार मिड टर्म पोल हुए, आपने हरियाणा को देखा होगा, आपने पंजाब को देखा होगा, आपने बिहार को देखा होगा। ऐसे तमाम प्रदेश हैं हमारे देश में जिसमें मिड टर्म पोल के साथ साथ तोड़ फोड़, दल बदल विधेयक, दल बदल कानून और पार्टी को तोड़ना, अपने लिए समर्थन जुटाना, तमाम ऐसी चीज़ें होती रही हैं। तो ऐसे में किस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन का होगा, चूँकि सरकार बनाने का तो एक ही फार्मूला होगा, वो होगा बहुमत, और बहुमत देगी जनता। मान लिया किसी को बहुमत नहीं मिलता, मिड टर्म पोल की ज़रूरत पड़ जाती है, सरकार गिर जाती है, विधानसभा भंग हो जाती है, तो उस समय क्या स्थिति बनेगी। और मान लिया किसी राज्य में मिड टर्म पोल की स्थिति आ जाए, सरकार बनाने के सब विकल्प बंद हो जाएं, जैसा मैंने अभी केंद्र के लिए बताया, तो उस सिचुएशन में वन नेशन वन इलेक्शन के कानून में किस तरह के प्रोविज़न दिए जाएंगे, ये एक देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। क्या ऐसी भी स्थिति बनेगी, या ऐसी भी कोई कल्पना इस समिति ने की है कि जब किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसका मुख्यमंत्री बन जाए, और जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होगी उसका उप मुख्यमंत्री बन जाए। हालांकि ये पूरी तरह से लोकतंत्र के लिए, मतलब डेमोक्रेसी के लिए एक मजाक जैसी चीज़ हो जाएगी कि विपक्ष का डिप्टी सीएम और सत्ता पक्ष का सीएम हो जाए। तो कुल मिलाकर के ये राज्यों की जो बात होगी या केंद्र की बात होगी, जब मिड टर्म पोल होंगे, सबसे बड़ी स्थिति वो है। फ्रेश चुनाव होते हैं लोकतंत्र में, लोकसभा के हों या विधानसभा के हों, जब फ्रेश चुनाव होंगे, जब बहुमत नहीं मिलेगा, तो तब वन नेशन वन इलेक्शन के प्रोविज़न में किस किस तरह के प्रावधान यहाँ पर किए गए होंगे, किस तरह से सरकार बनेगी। फिर वही सवाल आता है, अगर सरकार गिर जाती है, कोई विकल्प सरकार बनाने का नहीं बचता है, तो बीच में मिड टर्म पोल के बाद कि क्या स्थिति बनेगी। विधानसभा या लोकसभा का कार्यकाल उतना ही रहेगा जो पहले चुनाव से गिना जाएगा, या फ्रेश 5 साल होंगे। अगर फ्रेश 5 साल होंगे तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन के जो एक साथ चुनाव कराने की थ्योरी है वो बेमानी साबित होगी। कुल मिलाकर हमारे देश में एक नई शुरुआत करने का कल केंद्रीय कैबिनेट ने एक फैसला लिया है, और जैसे ही दोनों सदनों में पास होगा, सबसे पहले 2 दर्जन से ज़्यादा संविधान संशोधन विधेयक लाए जाएंगे। पहले संविधान में संशोधन होगा, फिर इलेक्शन प्रक्रिया पूरी तरह से मॉडिफाई करके एक नए सिरे से एक नया कानून चुनाव का सामने रखा जाएगा। उसमें किस तरह के बायलॉज होंगे, कुल मिलाकर यहाँ पर जनता जब अपनी सरकार चुनती है तो वो मैंडेट देती है, वो सरकार बनाने के लिए देती है। तो सरकार बनाने के लिए मैंडेट तो दे दिया, लेकिन बहुत सारे सवाल इस बीच में भी खड़े हुए हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के बीच में जिस तरह की बाधाएं आ रही हैं उसका किस तरह से इंतजाम किया जाएगा, क्या व्यवस्था उसकी की जाएगी। राजनीतिक पार्टियों के लिए क्या अलग से कुछ मापदंड तय होंगे, इलेक्शन की प्रक्रिया किस तरह की होगी। और सबसे बड़ा सवाल केवल और केवल यही है कि अगर
कोई दल बहुमत के साथ या किसी घटक दल के साथ सरकार बनाता है और वो सरकार बीच में गिर जाती है, सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे जटिल सवाल यही है तब उसके बाद क्या होगा। वैसे तो 1952 और 1957 का मैंने आपके सामने शुरुआती दौर में ही जिक्र किया था कि एक ही साथ चुनाव हुए। एक साथ चुनाव कराने के फ़ायदे बहुत होते हैं। एक साथ चुनाव कराने के फ़ायदे इसलिए बहुत होते हैं, खर्च कम होता है, आचार संहिता का समय बचता है, विकास कार्यों में जो बाधा उत्पन्न होती है आचार संहिता से वो नहीं हो पाती। तो कुल मिलाकर अच्छा, फिर एक और नई टेंडेंसी हमारे देश में डेमोक्रेसी में डेवलप हुई है पिछले तकरीबन आपने भी पिछले 22-25 साल में मैंने नहीं देखा कि कहीं किसी राज्य में सरकार बीच में ही गिर जा रही है। इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, सबसे ज़्यादा सरकारें उत्तर प्रदेश में बदली जाती थी। 2002 के चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद आज 2024 है, यानी 22 साल में हर सरकार अपना टेन्योर पूरा कर रही है। बिहार में भी आपने देखा होगा, अगर सरकार गिर रही है तो चुनाव की नौबत नहीं आ रही है। नीतीश कुमार कभी भाजपा और कभी राजद के समर्थन से मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। ओथ बार बार ली जा रही है। उड़ीसा को ले लीजिए, बंगाल को ले लीजिए, बिहार को अभी मैंने जैसा बताया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन प्रदेशों में, गुजरात, इन प्रदेशों में तो लगातार 5-5 साल की सरकारें चल रही है। हरियाणा में एक दौर था जब बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल त्रिकोणीय एक रहता था मुकाबला, तब सरकारें गिरती थी, किसी के समर्थन से बनती थी। अब तो मुझे खुद भी याद नहीं है 22-24 साल में किसी राज्य में मध्यवर्ती चुनाव की नौबत आई हो। और आप ये भी देख रहे होंगे कि पिछले 2004 के लोकसभा चुनाव से, आज 2004 ही क्यों, 2004 से पहले 1999 में जब लोकसभा चुनाव हुए, 1999 का टेन्योर अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा किया। उसके बाद लगातार 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद लगातार 10 साल प्रधानमंत्री मोदी हैं और तीसरे टर्म की उन्होंने शपथ ले ली है। तो ऐसे में जब देश की जनता भी सुदृढ़ हो रही है, अपना मैंडेट भी वो बहुत सोच समझ कर दे रही है, एक तरफा बहुमत भी दे रही है, तो ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा चुनौतियां होंगी। हालांकि बदलाव के साथ चुनौती होती है, जैसा मैंने अभी आपसे जिक्र किया, वो बदलाव ही क्या जो चुनौती लेकर ना आए। लेकिन जैसा पूरे देश में एक नया नैरेटिव पब्लिक के दिमाग से निकलकर पूर्ण बहुमत देने का किसी भी सरकार को आया है, ये एक अलग तरह का है। ये देश के विकास का द्योतक भी है कि लोग समझ गए हैं, लोगों की सोच विकसित हो गई है। खंडित जनादेश देने का इस देश में कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे में इस तरह के माहौल में वन नेशन वन इलेक्शन बहुत आसानी से लागू हो सकता है। लेकिन फिर भी उन चीज़ों के प्रोविज़न तय करने होंगे जो 22-25 साल से पहले इस देश में सरकारें गिरती रही, बनती रही, विधानसभाएं भंग होती रही, मिड टर्म पोल होते रही। ऐसी सिचुएशन अगर दोबारा लौट कर आती है तो तब क्या होगा। अन्यथा 1952-1957 के चुनाव का आप इतिहास पढ़ लीजिए, बहुत शानदार चुनाव हुए, खर्च भी कम हुआ और जो सरकारी तंत्र है उसकी उपयोगिता भी उतनी बनी रही जितनी हर चुनाव में अलग अलग तरीके से बनती है। सिद्धांत तय बहुत ही ठीक है, बस लागू करने के लिए क्या क्या मापदंड होंगे, किस तरह के पैमाने बनाए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी।